आप लोगों का जो इंटरव्यू ध्यान रखना, बड़ी इंपोर्टेंट क्लास है, मैं रोज तो नहीं ले पाऊंगा, बीच बीच में लेता रहूंगा आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों का होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू के पहले हो सकता है कि वो मेरे लिस्ट भी लगा सकते हो, भरोसा नहीं है उन लोगों का, ठीक है। लेकिन हमें अपने कर्म ने बाध्य कार्यस्ते माँ भविष्य को दर्शन पर फोकस करना है, ठीक है। हमें अपने कर्म पे फोकस करना है, फलों में आसक्ति बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो दुख पाओगे महाराज, बुरा लगेगा। इसलिए आप अपने कर्म पर विश्वास रखो, जो होगा अच्छा ही होगा। चलो अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। देखो आज मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ एक डिसिप्लिन देने आया हूँ, अनुशासन देने आया हूँ कि इंटरव्यू हमें देने कैसे हैं। और जो मुख्य मुख्य प्रश्न है जो लगभग लगभग हर एक बंदे से पूछे जाते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। अभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी किसी विषय से संबंधित, सुनो। तो भैया, जिन लड़कों का फिजिकल मेडिकल निकल चुका है, वो जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां से वहां पर उनका जो, आप लोगों का जो वहां पर एटीट्यूड रहना चाहिए, जो आपकी थिंकिंग रहना चाहिए, जो आपकी वेशभूषा रहना चाहिए, और वहां पे जो वाणी का अनुशासन है वो कैसा होना चाहिए, ये इंपोर्टेंट है। जिस व्यक्ति ने इस चीज को समझ लिया, जिस व्यक्ति ने इसमें निपुणता हासिल कर ली, भले ही उसको ज्ञान थोड़ा सा कम होगा चल जाएगा, कर्मकांड कम आता होगा चल जाएगा, लेकिन अनुशासन अगर समझ गया तो वो अपना इंटरव्यू आराम से निकाल लेगा हमारा। क्योंकि उनको वहां अनुशासित बॉडी का अनुशासन, आपके एटीट्यूड का अनुशासन, डिसिप्लिन चाहिए। और क्योंकि उनको पता है इसको तो हम सिखाएंगे। अभी आप भर्ती हो, अभी कोई आर्मी, अगर आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया, तब भी अपने आप को आर्मी धर्मगुरु मत समझ लेना। ना आप अभी आर्मी धर्मगुरु हो, होंगे तो अपने सिविल के होंगे, डिफेंस के नहीं हो। वो डिफेंस के आपको बनाएंगे भर्ती करने के बाद, आपको ट्रेनिंग देंगे 6 महीने की, जिसमें 3 महीने का आपका रहेगा बौद्धिक, जिसमें वो आपको एक बक्सा देंगे, और फिर आपको बहुत सारी किताबें देंगे, और फिर पढ़ाएंगे महाराज। और पढ़ने के बाद फिर वो आपका टेस्ट लेंगे, तब आप आर्मी धर्मगुरु बनोगे। तो अभी तो खाली आपको सिविल से उठा रहे हैं, इसलिए जैसे हम आपको सैनिक बना सकें, जिससे हम आपको डिसिप्लिन दे सकें। तो ध्यान रखना, तो उनको वही चीज चाहिए कि बंदा को अगर कम भी आता होगा चल जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन है, उसके बाद नैतिकता, साइकोलॉजी अच्छी है, ये जल्दी पकड़ लेगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। ये उनका टारगेट रहता है इंटरव्यू में। ये मसला ना कि मुझे कर्म का नहीं आता मैं भर्ती नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं आता मुझे, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत भी आएगा चल जाएगा, लेकिन उनके प्रश्नों का जो जवाब दोगे वो आपके सकारात्मक होना चाहिए, बस उनके मन पर प्रतिकूल अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जब आप वहां पर जाओगे तो आपकी यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए। आप अभी जो लड़के इंटरव्यू देने गए थे मैं वही बता रहा हूँ, सादा अपना कुर्ता पजामा पहन के जाना, एक सदरी पहन लेना, सदरी का जो आपको रंग अच्छा लगे वो पहन के जाओ, जरूर नहीं कि ब्लैक पहन के जाओ, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन अधिकतर बंदे ब्लैक ही पहन के जाते हैं। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो लड़के वही पहन के जाते हैं। अगर आप आर्मी में पहले से हो तो बेटा आप अपनी यूनिफॉर्म पहन के जा सकते हो, आपको छूट है। और अगर आप आर्मी में नहीं हो तो फिर आप अपनी इच्छा अनुसार पहनना, ऐसे जो उनको अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि पेंट शर्ट पहन के जाओगे तो भगा देंगे, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक तैयारी करके जाना अपनी, ठीक है। तो पैंट शर्ट ना पहन के आप कुर्ता पजामा कोटी, और फिर अपना कल्चर अगर ले जाना तो कल्चर भी ले सकते हो। जैसे उत्तराखंड के लड़के हैं तो वो अपनी ऐसी नेहरू टोपी लगाते हैं, वो भी पहन के जा सकते हो, ठीक है। किसी को कोई अलग प्रकार की कोई उसकी अपने परिधान है, अपनी वेशभूषा है, अपनी संस्कृति की, तो अपना दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बस उसका नॉलेज होना चाहिए आपको उसकी। क्योंकि जो आपके शरीर पे आभूषण होंगे उनसे समझे वो प्रश्न करेंगे, तर्क करेंगे कि पंडित जी टोपी लगाने का क्या महत्व है, बताइए आपने टोपी लगा के क्यों आए हो, या आपने तिलक ऐसा क्यों लगाया, आपने त्रिकुंड क्यों लगाया है। तो ऐसे करके पूछेंगे, हाथ में कलावा क्यों पहन रखा है, या गोपबीत आपने पहन रखा है, बताइए कब पहना था, कब तक पहनोगे, कब खराब हो जाता है, इसका कोई मंत्र सुना दीजिए हमको, इसको यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र, त्याग करने का मंत्र सुना दीजिए, इसका कोई विनियोग मंत्र सुना दीजिए हमको। अच्छा, यहाँ पर जो विनियोग से मुझे एक बात और याद आ गई। अब उनको ये भी पता है कि सारे ये लड़के प्रश्न रट के सारे मंत्र रट के आ जाते हैं हमारे पास। अब उन्होंने बड़ी चालाकी करी, पिछली बार के इंटरव्यू में करी और इसमें भी करी। अब वो क्या कर रहे हैं, वो आपसे थोड़े से हट के प्रश्न तो वही पूछ रहे हैं, थोड़े हट के पूछ रहे हैं। जैसे आपसे वो गणेश जी भगवान का ध्यान मंत्र नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे गणेश जी भगवान का विनियोग मंत्र पूछ रहे हैं। ये उनकी चालाकी है, उनको पता है कर्मकांड इसको आता होगा, सारी चीजें आती होंगी, थोड़ा सा हट के पूछते हैं हल्का सा, ठीक है। तो इसलिए जितने भी जो विनियोग मंत्र लगभग लगभग सभी के, ये अपना याद कर लेना महाराज। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी यूनिफॉर्म की। तो यूनिफॉर्म में आप काले जूते अपने पहन के जा सकते हो, कुर्ता पजामा कोटी, और बढ़िया सिखा है तो सिखा बढ़िया से अपनी अच्छे से गांठ बांध के जाओ महाराज वहां पर। तो जो भी आपका गुरु के अनुसार, आपको संप्रदाय के अनुसार जो तिलक लगाते हो वो लगा के जाना। लेकिन जो भी शरीर पाओ
जो भी शरीर में धारण करोगे महाराज, वो चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए बस। अगर आपने आड़ा त्रिकोण लगाया है तो ये शैव मत का प्रतीक है भगवान शिव जी का, इसका मतलब है कि आप उनके भक्त हो, वो समझ जाएंगे। अगर आपने वैष्णव तिलक लगा के रखा है, वो समझ जाएंगे कि रामानंद संप्रदाय से है या राम संप्रदाय से है या वैष्णव संप्रदाय से है, तो वो वहां से प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, तो पंडित जी आपके अधिष्ठाता कौन है बताइए, आप भारत में कितने प्रकार के मत हैं, हिंदू धर्म में कितने संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव, स्मार्त, वर्षा, इनमें अंतर क्या बताइए महाराज। अभी आप कौन सा कर्मकांड फॉलो करते हो, क्योंकि हम दो प्रकार के कर्मकांड फॉलो करते हैं। मतलब दो प्रकार कैसे, जो उत्तर भारत वाले हैं जो वैष्णव हैं, हम लोग सब शुक्ल यजुर्वेद को फॉलो करते हैं, और वहां पे दक्षिण में जाओगे तो वो कृष्ण यजुर्वेद को फॉलो करते हैं, तो उनकी थोड़ी सी विधियां अलग हो जाती है। जबकि हम शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद को हम करते ही नहीं, हम लोग शुक्ल यजुर्वेद को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो यहाँ से भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है महाराज। तो ये हो गई वेशभूषा की बात। अच्छा, जैसे ही आप एंट्री करोगे तो हो सकता है गेट हो या पर्दा हो, और हो सकता है कुछ भी ना हो, तो क्या करना है, भले गेट ना हो लेकिन सम्मान लेना है और देना है। जैसे ही आप गेट पे पहुंचोगे, क्या श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या महोदय मैं अंदर आ सकता हूँ, तेज आवाज में बोलना है, दबी कुछ आवाज में नहीं बोलना है। बोलेंगे आइए पंडित जी अंदर आ जाइए। जैसे आप अंदर जाओगे महाराज, जैसे जितना कदम चलते हो, अगर वो आपसे बात नहीं करते हो और आप, तो आपको कहां तक चलना है, जहां कुर्सी आपकी रखी हुई है, तो वहां तक आपको चलना। अगर वो टोक देते हैं तो वहीं पे खड़े हो जाना है। अगर वो कुछ चलते हुए कुछ बोल देते हैं तो आप वहीं खड़े हो जाना है, जी श्रीमान जी ऐसे करके बात करना है। और जैसे ही आप कुर्सी के पास में पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि पंडित जी आइए बैठ जाइए महाराज, तो पहले भी हमें धन्यवाद व्यक्त करना है कि धन्यवाद श्रीमान, और बैठने के बाद भी हमें कृतज्ञता करना है कि धन्यवाद श्रीमान जी, दोनों समय। फिर वो प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, बैठना कैसे वो सुन लो, जैसे मैं ऐसे बैठा हूं, ठीक है, तो हम देखो ये दोनों हाथ मेरे घुटनों पे रखे हैं प्रॉपर तरीके से। एक हाथ में आपकी फाइल रहेगी, फाइल कौन से हाथ में रहेगी, आप फाइल अब लेफ्ट हाथ में रख लेना फाइल, ठीक है, लेफ्ट में फाइल रख लेना, चले जाना सीधा, और फाइल आपको अपने थाई पे रखना है, आगे घुटनों के ऊपर, और बिल्कुल सीधे ऐसे बैठ जाना है। कमर सीधी रहना चाहिए, आपके आई कांटेक्ट उनकी आंखों के सामने। जो व्यक्ति वहां पर बोर्ड में 4 5 6 लोग होंगे, तो जो आपसे बात करता है उसी की तरफ आपको गर्दन मोड़ के आंख में आंख मिला के प्रॉपर बात करना है। अगर मान लो लेफ्ट से आवाज आ गई तो उनकी तरफ मुड़ के बात करना है। ऐसा नहीं कि देख सामने रहे जवाब उनका दे रहे हैं बगल वालों का, ये गलत है, ठीक है। साहित्यिक जो विलक्षण है आपके, साहित्यिक जो आपकी गतिविधियां एक्टिविटी है, इनमें भी आपको परफेक्ट होना चाहिए हमारे। और भैया जो लड़के सबसे अधिक गलती करते हैं, धीरे बोलते हैं, कई बार उनको बोलना पड़ता है पंडित जी थोड़ा तेज बोलिए, तो आप शुरू से ही तेज बोलना। अच्छा, इतना भी तेज मत बोलना है कि उनको काकरा सा लगे, अरे ये बहुत तेज बोल रहा है। हमको मध्यम रास्ता अपनाना। मैंने एक फॉर्मूला दिया था 2025 के लड़कों को, मैंने एक फॉर्मूला दिसंबर में दिया था कि बेटा हम इसमें एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, वो है हमारा मध्यम रास्ता, ना तेज ना लो, ना हाई ना लो, समझ रहे हो महाराज। मतलब हमको मध्यम रास्ता अपनाना है, तेज भी नहीं बोलना और मध्यम भी नहीं बोलना है। समझ में आ गया सबको, क्यों भैया। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। देखो, जब भगवान बुद्ध बड़े परेशान हो गए, मैंने भयंकर तपस्या करी महाराज, 5 ब्राह्मणों की संगति करी, कई गुरु बनाए, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। परेशान हो गए, थक गए, भगवान पर विश्वास उठने लगा उनका। एक दिन वो शांत बढ़िया पहाड़ के किनारे बैठे हुए थे महाराज, कुछ महिलाएं पानी भर के वहां से निकल रही थी, उन्होंने एक गीत गुनगुनाया। उन्होंने, अच्छा क्या गीत गुनगुनाया है, उन्होंने गीत गुनगुनाया कि बीड़ा के तारों को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला मत रखो कि वो महाराज कैसे हो जाए, सुस्त हो जाए। तो बीड़ा का जो तार होता है वो मध्यम होता है, मतलब जहां तेज होता है ना, इसका मतलब मैं हिंदी में समझा देता हूं आपको। उनका कहने का तात्पर्य था कि जीवन में ना तो हर चीज की अति अच्छी होती है, और ना स्लोपन अच्छा होता है, ना धीमापन जाना अच्छा होता है, मध्यम रास्ता सबसे बढ़िया होता है। तो आप इंटरव्यू में अपना मध्यम रास्ता अपनाना। समझ में आ गया सबको, क्यों भैया, आवाज आ रही है सबको मेरी। हो तो बेटा जो हम बोल रहे हैं सुनो, आप लोग गर्व महसूस करोगे कि आपको बुंदेलखंड अकेडमी से बिल्कुल डायरेक्ट आपको मोटिवेशन मिल रहा है। इस पे हमें भी गर्व है कि आप हमसे सुन रहे हो, और आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप हमसे पढ़ रहे हो। तो आज से आप हमारे चेले हो, और जिन लड़कों का इंटरव्यू क्लियर होगा हमसे मिलने जरूर आना। आओगे कि नहीं आओगे, धोखा दे जाओगे, भाग जाओगे। ठीक है, आ जाना यहाँ पे। जिन भाइयों का इंटरव्यू क्लियर होगा
सिलेक्शन होगा हमारे पास सीधे चले आना, बढ़िया कार्यक्रम करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, आपको अच्छा गिफ्ट भी देंगे और आपकी बढ़िया फोटो भी खींचेंगे आप, ठीक है। चलो हो, तो मध्यम रास्ता हम लोग को अपना। हाँ हाँ भैया बताओ। जिनका इंटरव्यू हुआ है बेटा थोड़ा ध्यान रखो, विवेक विवेक की नाव पे बैठ जाओ अभी, है ना, जल्दबाजी नहीं करना है, जो होगा भगवान करेगा अच्छा ही होगा, ठीक है। उनकी अपनी व्यवस्था, एक ही उनके पास स्टाफ है ना, उतनी फौज है उनके पास भर्ती करने की, तो वो उसमें लग गई है। तो इस बार पर अभी लेकिन आपकी लिस्ट बन चुकी है, सब कुछ तैयार है, लड़के छट चुके हैं, सिलेक्शन लिस्ट अलग हो गई है, बस उसको जारी करना है। अब वो इनके साथ भी जारी कर रहे हैं या पहले कर रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, आने दो, इंतजार करो, ठीक है महाराज, सब कंप्लीट है। अगर ये भर्ती नहीं आती तो आज आपका क्लियर हो जाता सिलेक्शन, आज यानी कि आपको ऑर्डर मिल जाता वही ट्रेनिंग में आना है आप लोगों को, ठीक है। अब ये भर्ती आ गई इसलिए वो इसमें लग गए महाराज, स्टाफ उतनी है उनके पास। चलो तो भैया अब इंटरव्यू में आगे बढ़ते हैं। कोई मैं मान कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछेगा, गलत बात है, जिनका इंटरव्यू उनको पढ़ने दो महाराज, हम लोग बाद में बात करते हैं। अब हम क्लास में दोपहर में क्लास लूंगा मैं कल, उसमें पूछ लेना, ठीक है। तो जिसके लिए आए वो तो हो जाने दो महाराज, ठीक है। तो इंटरव्यू में फिर क्या होगा, अब सुनो, तो बैठने का अनुशासन आ गया आपके पास, ठीक है, शरीर की गतिविधियां आपको समझ में आ गई। अब होते हैं प्रश्न स्टार्ट। जो भाई इंटरव्यू दे के आया होगा वो चीज को फील कर रहा होगा, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। जैसे ही आप वहां पर बैठोगे तो वो आप पे टूट पड़ेंगे, मतलब हो सकता है कोई एक व्यक्ति आपसे डायरेक्ट प्रश्न करना प्रारंभ कर दे, क्या पंडित जी आइए बैठिए, बात बताइए नाम क्या आपका, पंडित जी कहाँ से आए हो, अपना परिचय दीजिए। तो परिचय में हमें क्या करना है, परिचय में हमको पूरी दुकान नहीं खोलना है, यानी कि हमें अपना पूरा सब कुछ नहीं बताना है, सिर्फ अपना नाम, चाहो तो माता पिता का, साथ में माता पिता की आवश्यकता नहीं है, अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम, यानी कि अपना लोकेशन, होम टाउन, इसके बाद शैक्षणिक योग्यता। फिर वो बीच में टोक सकते कि पंडित जी आपने शास्त्री किस विषय से किया, आपने आचार्य किस विषय से किया, आपने डिप्लोमा किस से किया, ऐसे करके वो तर्क कर सकते हैं। कई बंदों का तो उन्होंने इंटरव्यू यही पूरा कर दिया, कुछ पूछा ही नहीं, ना कर्मकांड ना साइकोलॉजी, वो इसी में जूझते रहे, इसी में उन्होंने मोड़ दिया बंदों को। पंडित जी आपने व्याकरण से किया, बताइए व्याकरण में कुछ 5 ऐसे कोई वो उपन्यास वगैरह हैं, आप 5 कोई ऐसे श्लोक हैं हमें सुनाइए जिससे आप अधिक प्रभावित हो। या फिर हो सकता है जो अधिकारी वहां बैठा हुआ है, अगर आर्मी धर्मगुरु है तो वो जिस विषय से होगा वो वही पूछेगा आपसे, जितना उसको नॉलेज होगा और जिस क्षेत्र में उसकी रुचि अधिक होगी वो वही प्रश्न आपसे पूछेगा, उससे कुछ नहीं पूछेगा। तो इंटरव्यू तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वहां पर बैठा कौन है, वास्तु वाला बैठा है, ज्योतिष वाला बैठा है, वेद वाला बैठा है, या व्याकरण वाला, साहित्य वाला, तो उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो जिसको आएगा वही पूछेगा, अलग से कुछ नहीं पूछ सकता व्यक्ति। जैसे आपका वेद अच्छा है तो आप वेद के क्वेश्चन करोगे उनसे, आपका कर्मकांड अच्छा तो कर्मकांड भी पसंद करोगे। तो वो फिर आपकी किस्मत भाग पर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा व्यक्ति सामने मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपको अब क्या करना है कि अपने सारे शैक्षिक विषयों की जानकारी अच्छे से लेके जाना है, कि हमने जो शास्त्री आचार जो भी हमने विषय किए हैं, भैया सारण कर लो सब लोग, बीच में मत बोलना, बोलो मत, नाम बताओ उनका क्या है, जिसका ऑडियो खुल जाए मैं यहाँ से लेफ्ट करूंगा उसको, भगाऊंगा उसको, सुनो। तो उनकी अच्छी महाराज आपको जानकारी लेके जाना है। तो आज क्या करना है, सब लोग अपने शैक्षिक जो विषय थे उनको देख लेना कि हमारे कौन कौन से हमने पेपर दिए हैं, ठीक है। और अगर आपने स्वयं अच्छे से तैयारी करके पेपर दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको याद रहेगा सब कुछ। कई लड़के ऐसे होते हैं कि पार्ट टाइम करते हैं, प्राइवेट करते हैं, या किसी के माध्यम से कर लेते हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसकी जानकारी थोड़ा सा रख लेना। चलो ये बात हो गई, तो ये परिचय हो गया। अब परिचय में सबसे पहले वो आपसे जो अधिकतर इस बार का जो अनुभव रहा मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि पंडित जी अब कहाँ से हो, तो किसी ने कहा मैं बनारस से हूँ, किसी ने कहा मैं गोरखपुर से हूँ, किसी ने कहा मैं बुंदेलखंड से हूँ। अच्छा पंडित जी अपने क्षेत्र की कुछ विशेषता बताइए हमको, अपने क्षेत्र की विशेषता बताइए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपने क्षेत्र की विशेषता ये बताना है कि भौगोलिक विशेषता बता सकते हो आप उनको, औद्योगिक विशेषता बता सकते हो कि श्रीमान जी से कोई कानपुर का, श्रीमान जी हमारे यहाँ केमिकल्स फैक्ट्रियां हैं, हमारे यहाँ IIT यूनिवर्सिटी है, ऐसे करके आप अपनी विशेषताएं बता सकते हो, ठीक है। अच्छी विशेषता तो अच्छी, थोड़ी सी अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिव है तो उन पर भी थोड़ा सा गौर कर सकते हो। जैसे मिर्जापुर की गुंडागर्दी दुबंगे के लिए फेमस है, एक हर क्षेत्र की अपनी एक विशेषता होती है, अपना एक स्वरूप होता है, अपनी एक इमेज होती है, तो उसके हिसाब से बताओ। ऐसे कोई कहे कि आप कहाँ से हो, तो कोई निवाड़ी से हूँ, तो अच्छा निवाड़ी की विशेषता बताइए, तो वो सबसे पहले क्या बताएगा, श्रीमान जी हमारे यहाँ की जो मुख्य विशेषता है कि हमारे राम राजा का मंदिर है, तो लोग उसके प्रति विशेष निष्ठा रखते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ थोड़ी बरसात कम होती है, तो श्रीमान जी यहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र भी है, लोग पढ़ाई में अधिक रुचि लेते हैं, खेती किसानी में रुचि नहीं लेते हैं। इसके बाद
अगर वो धार्मिक स्तर पूछे तो बहुत सारे हमारे यहाँ। तो जो भी आपके यहाँ विशेष स्थान है, कोई महापुरुष ने जन्म लिया था, कोई परमवीर चक्र, कोई भारत रत्न, कोई विशेष लोकसभा का सांसद रहा हो जो विशेष फेमस हो, तो उसको जरूर पढ़ के जाना अपने क्षेत्र में। कोई मंदिर विशेष फेमस हो, कई लोग वहां से आएंगे, कई लोग असम से, वहां से कौन सा मंदिर है जहाँ पे, वहां से साउथ से, जहाँ वो गाय का मांस की चर्बी मिला दी थी प्रसाद में, बालाजी का मंदिर था, कौन सा था वो, तिरुपति बालाजी। तो ऐसे करके भी वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी जो इंटरव्यू हुआ, जिसकी हमने लड़कों को बहुत अधिक तैयारी कराई, लेकिन पूछा कुछ नहीं। हमने सबसे अधिक तैयारी साइकोलॉजी पर करी थी और हमने करंट मुद्दों पर करी थी। तो करंट मुद्दे जितने भी हिंदू मुसलमान से संबंधित मुद्दे थे उन पर हमने चर्चा करी, लेकिन वहां तो कुछ पूछे नहीं उन्होंने। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जो पूछने वाले थे वो ट्रेनिंग थे, ट्रेनिंग करके उनको बैठा दिया। अब बेचारों उनको तो खुद मोबाइल नहीं मिलता है, सोशल मीडिया में चल के आ रहा है आखिर पे, तो उन्होंने वही पैसे प्रश्न पूछ ली कि जो उनको आता था थोड़ा बहुत, उन्होंने अपना कर लिया बेचारे, क्योंकि वो तो पहले ट्रेनिंग करके आ रहे थे, उनको तो बेसिक बुद्धि चौक होगी महाराज, दिमाग काम नहीं कर रहा हो। लेकिन जितना उनको अच्छा नॉलेज था उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करी, लेकिन बंदे करंट मुद्दे से बच गए। जबकि जो एक सामान्य इंटरव्यू होता था वहां पर आपका बेंगलोर में, वहां पर वो करंट मुद्दे बहुत अधिक पूछते थे कि पंडित हिंदू मुसलमान का क्या नाम है, सब साइलेंट रखो बड़ा। हाँ, ठीक है। तो करंट मुद्दे उन्होंने इस बार नहीं पूछी, लेकिन ध्यान रखना हो सकता है कि यहाँ पे कोई पुराना ओल्ड व्यक्ति बैठ जाए, दिन भर ऑफिस में बैठता हो, मोबाइल चलाता हो, तो हो सकता है वो आपसे करंट मुद्दे पूछेगा कि पंडित जी बताइए यूजीसी क्या है, यूसीसी क्या है, ये भी बताइए हमको, है ना। कोई भी पूछ सकता है कि पंडित जी बताइए अभी अभी चुनाव हुआ था बिहार में, दिल्ली में, ऐसे करके कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। करंट के जो मुद्दे चल रहे हैं, कुछ हैवी मुद्दे हैं अभी चल रहे हैं, तो उससे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। भाजपा की जो योजना है उससे भी चर्चा कर सकते हैं, रोहिंग्या मुसलमान के बारे में पूछ सकते हैं, एसआईआर के बारे में पूछ सकते हैं। ये तो करंट मुद्दे हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। मैं कुछ पीडीएफ भी डालूंगा इस व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके साथ गलत नहीं करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो पीडीएफ भी डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है महाराज। कि सिर्फ ज्ञान दे दिया वो सही नहीं। हाँ, सुनो, साइलेंट करो महाराज सब लोग, ठीक है। तो अभी हम करंट मुद्दे की बात नहीं करते हैं, पहले हम बात कर रहे हैं आपके इंटरव्यू की विषयों की। सुनो, तो भैया आपका स्वयं परिचय हो गया, इसके बाद अपने क्षेत्र की विशेषता जरूर पढ़ के जाना। जो जिस क्षेत्र से हो, हर क्षेत्र की अपनी विशेषता होती हैं। क्षेत्र के साथ साथ अपने स्वयं के 4 अवगुण और 4 सदगुण, कि पंडित जी आपकी 4 अच्छाइयां क्या हैं, 4 बुराइयां क्या हैं, जो भी पूछा गया था मैं बता रहा हूँ। तो अपनी पूछते पूछते हैं कि पंडित जी अगर आप आरटीसी नहीं बन पाए तो क्या करोगे, अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होता है तो क्या। ये मैं उत्तर दूंगा, कोई प्रश्न बता के चला जाऊंगा मैं यहाँ पे, मैं उत्तर भी दूंगा अभी आप। चलो मैं उत्तर साथ में दे देता हूँ, नहीं फिर भूल भाल जाएंगे हम लोग। देखो, अगर आपसे वो पूछे कि सबसे पहले वो प्रश्न करेंगे कि पंडित जी आप आरडीजीएसई हो क्यों बनना चाहते हो। दो तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें। क्या आप आरडीजीएसई क्यों बनना चाहते हो, आप आरडीजीएसई क्यों बनना चाहते हो। अगर आप आरडीजीएसई नहीं बने तो फिर क्या होगा पंडित जी, फिर क्या करोगे। इसका मतलब दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है पंडित जी तो फिर क्या करोगे आप। अब सुनो, आप आरडीसी क्यों बनना चाहते हो। तो देखो ध्यान रखना, जो मैं उत्तर दे रहा हूं तो सभी लड़के एक जैसा उत्तर ना दें, वहां पर थोड़ा सा अपना अलग प्रकार से प्रश्न को बना कर दें। अभी क्या हुआ कि सभी चेलों को मैंने पढ़ाया और वहां पे उन्होंने, अब मैंने कहा पंडित जी ऐसे हमारा उत्तर ये होता है, उत्तर ऐसे ही देना है, तो सभी लड़कों ने लगभग उत्तर वही दिया, लट लिया, याद कर लिया। अरे भैया वो लड़का आया था, वो भी यही बोल के गया, ये भी यही बोल के, अरे कोचिंग में, हाँ भैया बुंदेलखंड अकेडमी के हो, ऐसा बोलने लगे। अच्छा नहीं नहीं नहीं, दूसरा उत्तर दो कोई, ये तो आप कोचिंग का उत्तर दे रहे हो। तो क्या करना है, अपनी चालाकी से सूझबूझ से थोड़ा सा हमको भिन्नता लाना है अपने उत्तर में। उत्तर की आत्मा में बता देता हूं आपको। अगर कोई आपसे पूछे कि पंडित जी आप आर्टिस्ट क्यों बनना चाहते हो, तो मैंने हर एक लड़के को यही बात कही थी कि इसमें अपनी प्रकार से चीजें मिला लेना कि श्रीमान जी मैं आर्टिस्ट इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरी श्रीमान जी शैक्षिक योग्यता है, बचपन से मेरी संस्कृत रही है, कर्मकांड विषय में मेरी रुचि रही है, मेरा जो व्यक्तित्व है और मेरी जो इच्छा शक्ति है वो कहीं ना कहीं संस्कृत के प्रति, धर्म के प्रति विशेष निष्ठा रखती है श्रीमान जी। और आरटीजीएस की श्रीमान जी जो योग्यता है वो कहीं ना कहीं मेरी योग्यताओं के अनुरूप है। श्रीमान जी जहां तक मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में अगर मैं आता हूँ, इसका अनुभव मुझे मिलता है तो मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ श्रीमान जी, इसलिए मैं आरटीजीएस बन सकता हूँ, इसलिए मैं आरटीजीएस बनना चाहता हूँ। आप आरटीजीएस ही क्यों बनना चाहते हो, थोड़ा सा भिन्न है, सब कुछ सेम है। हम श्रीमान जी आरटीसीसी बनना चाहते हैं क्योंकि श्रीमान जी मैंने पहले भी प्रयास किया है भर्ती होने का, लेकिन मैं दौड़ में किसी कारण पर श्रीमान जी
या मैं उतनी जागरूकता नहीं थी, मेरी दौड़ नहीं थी, या कुछ भी बोल सकते हो, श्रीमान जी मैं भर्ती नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि मेरी जो इच्छाएं थी और मेरे अंदर जो श्रीमान जी सामर्थ्य था कि मैं अच्छे से फौज में जाके काम कर सकता हूँ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए या सेना के लिए श्रीमान जी। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा अवसर मेरे पास कोई दूसरा नहीं होगा। आर्मी बनने के बाद श्रीमान जी मेरी कुछ इच्छाएं थी कि मैं भर्ती होकर सैनिक अनुशासन का पालन करते हुए राष्ट्र सेवा करूं श्रीमान जी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है, ऐसे ही बोल सकते हो। नहीं बने तो क्या करोगे? जीवन में मेरा सिलेक्शन चयन नहीं होता इस क्रम में, श्रीमान जी पुनः प्रयास करूंगा और जो भी गलतियां होंगी श्रीमान जी उनका मैं मूल्यांकन करूंगा और श्रीमान जी फिर से आके मैं इंटरव्यू देने फिर से पुनः तैयारी करूं और जो भी मेरी कमियां होंगी उनको दूर करूं श्रीमान जी। बस इस इतना सा बोलना अपनी मानना है। अगर मान लो पहले इंटरव्यू तो बोलेंगे पंडित जी क्या आपका कौन सा, हाँ एक बात तो सुन लो, पूछेंगे कौन सा अटेम्प्ट है आपका, जो भी अटेम्प्ट वो सही सही बता देना उनको। अगर आप फिजिकल में बता देना, बस मेडिकल छोड़ के सब बता देना। मेडिकल क्या अंतिम अटेम्प्ट हो जिस बच्चे का, हाँ तो बता देना अंतिम में हमारा, उसमें नहीं ऐसे अंतिम कैसा मतलब, अगर देखो प्रश्न क्या पूछना है पहले बताओ पहले आपको। जैसे हम ना तो लास्ट ही चांस है उनको पता है, देखो सुनो सुनो, आपका बायोडाटा उनके पास है, आपसे एक फार्म भरेंगे महाराज, ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है, तो वो समझ जाएंगे इसका, वो आपसे पूछ भी सकते हैं। आपने कितनी, अच्छा चलो मैं आपसे बोलूँ, आपने कितनी भर्ती देखी अभी तक? 8 भर्ती देखी, ठीक है। तो अभी आप इंटरव्यू में कितनी बार गए? इंटरव्यू में एक बार गया था। अच्छा मतलब दूसरी बार जा रहे हो? हाँ जी। ठीक, तो पहले जो इंटरव्यू में क्या कमी थी, आप में क्या दिक्कत आई थी, क्या नहीं बता पाए थे आप? एक तो श्रीमान जी बोलने का थोड़ा घबरा गया था और जो उन्होंने पूछा क्या जो उन्होंने जैसे पूछा था ना उसमें थोड़ा त्रुटि आ गई थी, कमी। कोई नहीं, जैसे मैं समझ गया। मैं थोड़ा डीप आप अपना जो उत्तर दोगे वहां पे इस प्रकार दे सकते हो कि श्रीमान जी मेरा ये इंटरव्यू, जैसे मैंने भर्ती तो 8 देखी है लेकिन मैं इंटरव्यू में दूसरी बार पहुंच रहा हूँ, ठीक है, कि श्रीमान जी मेरा इंटरव्यू का दूसरा अटेम्प्ट है, यहाँ तक मैं सेकंड बार पहुंच रहा हूँ। तो वो यही पूछेंगे पंडित जी पिछली बार आपसे क्या गलती हुई थी, आप क्या हुआ था कि आप भर्ती नहीं हो पाए, इंटरव्यू पास नहीं कर पाए। तो आप कह सकते हो कि श्रीमान जी मेरा एक तो अनुभव नहीं था मेरे पास, है ना, दूसरी बात कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनकी मुझे जानकारी नहीं थी श्रीमान जी। तो बोलेंगे कैसे कौन से प्रश्न थे बताइए, कल तो प्रश्न बता देना अपना कि श्रीमान जी मुझे कर्मकांड थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं था, साइकोलॉजी में थोड़ा अच्छा नहीं था। तो बोले आप तैयारी करके आए, तो बोले हाँ श्रीमान जी मैंने प्रयास किया है ना। अगर सुनो मेरी बात, आपके लिए पॉजिटिव अच्छी बात बता रहा हूँ, आप फिजिकल मेडिकल पास हो आप? नहीं अभी तो फिजिकल नहीं जी, मेरा तो एग्जाम नहीं होगा ना। अरे महाराज मैंने सोचा कि अभी आपका इंटरव्यू है, तो ऐसे लड़के हमसे बात अधिक करें जिनका भी इंटरव्यू है, वो हमसे क्वेश्चन करें, वो हमसे क्वेश्चन करें, ठीक है, जिनका अभी इंटरव्यू है अभी 17 तारीख से। तो सुन लो कोई बात नहीं, इस सुनो सब पर लागू हो सकता है। अगर मान लो आपके 5-6 अटेम्प्ट में और एक दो बार आप इंटरव्यू में, अगर पहली बार भी इंटरव्यू में पहुंच रहा बोले कि 6-7 अटेम्प्ट हैं आपके, तो ये उनके लिए आपके लिए भी पॉजिटिव बात हो जाती है और उनको लेने वाली बात हो जाती है। पंडित जी थे हमारे अभी जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने महाराज कम से कम 8-9 भर्ती देखी, वो बेचारे उनकी अब अवस्था भी वही हो गई 34 साल के आसपास, लास्ट भर्ती उनकी। तो जब वो इंटरव्यू में वहां पर पहुंचे तो उनका डाटा उनके पास पहले से पड़ा रहता है, तो वो समझ जाते हैं कि पंडित जी थके हो गए हैं भयंकर और कई सालों से प्रयास कर रहे हैं तो वो पूछा, तो वो अच्छा जब आपकी मनोदशा या मना स्थिति को वो समझ लेते हैं तो वो आपके साथ व्यवहार भी वैसा ही करते हैं। तो वो पंडित जी हमसे बोले गुरु जी उन्होंने हमसे इतने अच्छे से लिया, आइए बैठिए बैठिए पंडित जी बैठिए। बोले पंडित जी कितनी बार अटेम्प्ट है आपका? तो बोले साहब मतलब 7-8वां है। अच्छा तो इंटरव्यू कितनी बार पहुंचे? बोले साहब दूसरी तीसरी बार हम इंटरव्यू में आए हैं। अच्छा तो क्या तैयारी करके आए हो बताइए? तो बोले साहब जो आवश्यकताएं थी, जो मुझसे गलतियां हुई थी उनको सुधार करके मैं आया हूँ फिर से। वो यहाँ पे हमारे पास 1-2 महीने रहे यहाँ पे नवाड़ी में। तो महाराज कुल मिला के उनसे इतनी सकारात्मक, इतने आराम से, विवेक से और हौसला बढ़ाते हुए प्रश्न पूछे और लास्ट में उनसे कहा कि पंडित जी चिंता मत करना, पंडित जी बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे, मतलब हर एक प्रश्न के उत्तर पे वो उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसका मतलब था कि पंडित जी का आहुति हो गई महाराज, मतलब हो जाएगा उनका, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यार हर कोई इमोशनल हो जाएगा महाराज, किसी बंदे ने 8-9 बार अटेम्प्ट करे हो और उसकी मेहनत तपस्या भी कुछ होती है महाराज, तो ऐसे कोई निर्दयी नहीं दुनिया में कि उसको इमोशनल, तो वो ऐसे बंदों को 100% सिलेक्शन करते ही करते हैं, क्योंकि उसको पता है इसको तो मौके नहीं मिलना है अब तो गया काम से।
तो इसलिए इसको चलो भर्ती कर लो महाराज। तो ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है महाराज। अब कोई बंदे कुछ बता ही नहीं पाए, कुछ ना बता पाए, तो उनकी मजबूरी होती है कि बंदे को बाहर करना, सीधी सी बात है। तो वो पंडित जी की थोड़ी कर्मकांड वीक था, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करी, यहाँ भी 2 महीने रहे तो उनको सुधार अच्छा हो गया था। तो उनसे जो प्रश्न पूछे उन्होंने सारे प्रश्नों का सही जवाब दे दिए, तो वो बड़े प्रसन्न हो गए। और उनकी उम्र को देखते हुए, उनका लिहाज करते हुए महाराज उनको संकेत भी कर दिया कि पंडित चिंता मत करना, हो जाएगा, और हो भी जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा भी होता है महाराज। तो आपकी मेहनत कभी फालतू नहीं जाती है, बात ध्यान रखना। ठीक है, आप सुनो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप आरडीसी क्यों बनना चाहते हो, समझ में आ गया सबको? क्यों भैया? अपनी शैक्षिक योग्यता को, अपने व्यक्तित्व को, ये सब चीजें उनके सामने रखना है कि श्रीमान जी। अच्छा, कई लड़के और भी जवाब देते हैं कि साहब हम इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हमारे पिताजी ने सपना देखा था। क्यों महाराज? ऐसा ही बात है? हम इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि मेरा दोस्त बन गया। हम इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी में किसी की लग गई थी महाराज, तो उससे हमें प्रेरणा मिल गई है। ऐसा बोलोगे? क्यों महाराज? कि नहीं बोलोगे? कि ऐसा बोलोगे? नहीं, कि ऐसा बोलोगे साहब देशभक्ति और समाज सेवा का मन में भाव है कि राष्ट्र सेवा करना श्रीमान, इसलिए हमको भर्ती होना है, समाज सेवा, हमको राष्ट्र सेवा करना है, ऐसा बोलोगे? सुनो, आप सुनो मुझे। राष्ट्र सेवा बोलेंगे तो और भी मौके राष्ट्र सेवा करने के रह सकते हैं। कोई बात नहीं, सुनो, आप सब साइलेंट कर लो, साइलेंट कर लो, सब साइलेंट कर लो। उत्तर भी प्रश्न में मैं बोलूंगा, उत्तर भी मैं बोलूंगा। सुनो, कई लड़के जो गलतियां करते हैं वो तो सुन लो, ऐसी गलतियां नहीं करनी हम लोगों को। वो बहुत सुन लिया उन्होंने राष्ट्र सेवा, उन्हें पता है कि तुम कितने बड़े सेवा को, देशभक्त हो, सब पता है उन्हें। ठीक है ना? सुनो, तो जो वास्तव में हकीकत है वही बोल रहा है कि श्रीमान जी, हर एक व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना, और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करना और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना। तो श्रीमान जी, एक बोलना है आपको, ये बोल सकते हो आप। जो मैंने चीज व्यक्तित्व और योग्यता के बारे में बताई ना, इसके साथ में ये भी जोड़ देना कि श्रीमान जी, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है अपने जीवन में उन्नति करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, नौकरी पाना, आर्थिक समृद्धि पाना। श्रीमान जी, ये भी कारण है मेरा आरटीसी भरण में भर्ती होने का। सीधी सी बात है, उसमें क्या सही बात है? बिना सैलरी के कोई काम नहीं करेगा दुनिया में, नहीं करेगा, भर्ती देखने नहीं जाएगा महाराज। कोई देशभक्त नहीं है। अगर आप बोलोगे साहब देश सेवा, तो बोलेंगे क्यों? देश सेवा तो मास्टरी की नौकरी में भी है, पुलिस में भी कर सकते थे आप कुली भी बन जाते, आप फल भी बेच लेते, वो भी देश सेवा ही है। हर एक जो व्यक्ति इस देश की राष्ट्र में भूमिका निभा रहा है, क्लीनर, कंडक्टर से लेके सफाई कर्मचारी से लेके हर एक व्यक्ति भैया राष्ट्र सेवा ही कर रहा है। भले उसको सैलरी मिल रही है वो अलग बात है, लेकिन काम को देश के लिए ही कर रहा है। वो नगर पालिका में काम कर रहा है, वो राष्ट्र सेवा ही कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो वो आपसे तर्क कर सकते हैं कि पंडित जी राष्ट्र सेवा तो बहुत जगह कर सकते थे आप, इसलिए ऐसी बातें बोलनी नहीं है कि उनको मौका दें फालतू बोलने। ठीक है महाराज, ये भी बात ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न। अब देखो, बेसिकली जो हर किसी से पूछते हैं कि पंडित जी अपने 4 अवगुण, 4 सदगुण बताइए। तो ध्यान रखना, जो वास्तव में आपके अंदर कमियां हैं, तो ऐसे कई बंदों को बंदे बोले गुरुजी हमें लिखवा दो, यहाँ ऑफलाइन आए, बोले गुरुजी हमें लिख के दे देना तो हम अच्छे से रट लेंगे। हमने कि बेटा लिखो नहीं, अपने अपने तरीके से जो वास्तव में कमियां उनको रखना सीखो। उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत आप भी, तो भैया हमने लिख के दे दिया। अब लड़कों ने वही रट ली सबने। अब वहां इंटरव्यू गए तो सभी वही 4 कमियां बता रहे हैं, तो सब बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि बेटा है अच्छे से पढ़ा दिया, तुमको रटा दिया तुमको क्लास वालों ने, बुंदेलखंड के वालों ने। तो ऐसे करके फिर बोले नहीं और कुछ बनाओ, रियल बताओ, रियल कुछ बताओ। तो कुल मिला के अपनी वास्तव में जो कुछ कमियां हैं, और ऐसी कमियां बताना जो जिसका इलाज नहीं होता है, ऐसा मत बोलते ना। ऐसी कमियां जो अस्थायी रूप से ठीक की जा सकती हैं, या मैं ठीक कर चुका हूं, या मैं इस चीज से गुजर चुका हूं, ऐसी कमियां बताना हूं। ठीक है बेटा, हर नॉर्मल है। श्रीमान जी मैं पहले समय से पहले नहीं जाग पाता था, मेरा शरीर अस्वस्थ था, लेकिन श्रीमान जी मैं प्रयास करता हूँ, मेरे अंदर एक अवगुण था मेरे अंदर कि मैं थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का था पहले, है ना। कुछ चीजें हैं जो अस्थायी है, जो सुधार कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसी और भी समस्या आप बता सकते हो। ठीक है ना? चलो सारा अच्छा है। अच्छा, अगर आप बोलोगे अब मुझे पता कहीं चलेगा मेरे अच्छे बुराएंगे, तो ध्यान रखना आप अपने किसी मित्र से पूछ लेना कि साहब मेरे तेरे साथ 2 महीने रूम में रहा हूँ, तेरा दोस्त हूँ, तो मुझे थोड़ी मेरी कमियां बता दे। वो बता देगा तुमको, तुरंत बता दे। बता देगा। क्या बोलना चाहिए वहां पर कमी के? हम अरे महाराज हम बोल देंगे तो सब वही बोल देंगे, इसलिए हमसे ना बुलवाओ। आप तो अपने मित्रों से पूछो। ऐसा बता दीजिए जिससे हम लोग दूसरों से चॉइस कर सके कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, तो मैं वो चीज निकाल सकूंगा अपने उससे। देखो कई ऐसी कमियां हैं, जैसे श्रीमान जी सुनो, ऐसी एक कमी है कि श्रीमान जी जब भी मुझे कोई काम देता है तो मैं श्रीमान जी उस कार्य की जिम्मेदारी ले लेता हूँ,
लेकिन श्रीमान जी मैं भावुकता में, जल्दबाजी में मैं कुछ अधिक ही काम ले लेता हूँ, लेकिन बाद में फिर वो काम पूरा नहीं होता तो मुझे स्वयं का क्रोध आता है, गुस्सा आता है, मुझे पछतावा होता है। ये भी कमी है। श्रीमान जी मैं समय पर जल्दी निर्णय नहीं ले पाया, तो मैं किसी को मना नहीं कर पाता श्रीमान जी, हर हर किसी की हाँ में हाँ कर देता हूँ, तो फिर कहीं नहीं मुझे बाद में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं जो आपकी कमजोरी का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो आप लोग, जो आपकी प्रगति में बाधक हैं, ऐसे बोल सकते हो। बुराइयां तो सबको पता होगा, है महाराज? बताएं हम बुराई क्या आप ही बता दोगे? हैं? ठीक है। पता है सच्चे मतलब वहां पर गलती से ऐसा बोला है तो जिसका कुछ नहीं नहीं, इतनी भी नैतिकता रखो आप लोग, क्या सही बोला नहीं बोलना था तो पता ही होगा आप लोगों के लिए। मार्गदर्शन दे देना, बस इसके बारे में थोड़ा हिंट दे देना और बता देना तो अच्छा रहेगा। अरे महाराज मैं बोल, अरे ठीक है, तो मैंने हिंट दे तो दिया आपको, दो दिन पैसे में बता दिए आपको, बस ठीक है। समझदारी के लिए सारे काफी है महाराज। चलो जी श्रीमान, थैंक यू सो मच। ठीक, अब देखो ये वाली बात हो गई। अधिकतर बंदों से पूछते हैं कि पंडित जी बताइए आर्ट जिस जिस पोस्ट के लिए आप चयन होना चाहते हो उसके कार्य क्या है, आरडीजीसी के काम क्या होते हैं, आपको पता है? आप भर्ती होने आ रहे हो तो हम कह सकते हैं कि श्रीमान जी एक आर्मी धर्मगुरु है ना, दो तीन प्रकार के प्रश्न बनेंगे यहाँ से कि श्रीमान जी आरडीजीसी के गुण क्या होना चाहिए, गुण लक्षण क्या होना चाहिए, आरडीजीसीओ के कार्य क्या होते हैं, एक अच्छा आरडीजीसीओ कौन होता है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक उत्तर दे रहा हूँ, उसमें ढूंढ लेना अपना। अगर वो पूछेंगे आरडीजीसीओ का कार्य क्या होता है तो हम कह सकते हैं श्रीमान जी जहां तक मुझे जानकारी है वहाँ वहाँ बॉस मत जाना, हमेशा बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप उनका सम्मान कर रहे हो, अहंकार पूर्वक बात नहीं, हाँ श्रीमान जी मुझे पता है मैं जानता हूँ, ये अहंकार वाली बात होगी। हम जब भी कोई प्रश्न का उत्तर देंगे तो जी श्रीमान जी, आभार श्रीमान जी, प्रश्न बहुत अच्छा है श्रीमान जी आपका, ऐसे करके हमको संबोधित करना अपने बीच बीच में। ठीक है, तो कहेंगे कि श्रीमान जी जहां तक मुझे जानकारी, जहां तक मैं समझ रखता हूँ श्रीमान जी कि एक आरडीजीसी जो होता है श्रीमान जी वो यूनिट के प्रति आध्यात्मिक और अनुशासन की प्रेरणा वो समय समय पर उन सैनिकों को देता रहता है। ठीक है ना, जिससे यूनिट में या सैनिक संप्रदाय में श्रीमान जी अनुशासन बना रहे, कार्य होते रहे और हर एक व्यक्ति, हर एक एम्प्लॉय, हर एक सैनिक अपने कार्य के प्रति विशेष जिम्मेदारी से वो काम करे, अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरा करे। जहां तक मुझे श्रीमान जी लगता है कि आरडीसी का ये महत्वपूर्ण काम होता है। दूसरी बात श्रीमान जी, जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मान लो कोई यूनिट में कोई मशीन आई या कोई त्योहार पड़ गया, विशेष अवसरों पर कोई हवन होना है या पर कोई सैनिक शहीद हो गया, उसका अंत्येष्टि करना है, 5 पेंट देना है, ठीक है, तो उसमें भी श्रीमान जी आरडीजीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय समय पर सैनिकों को मोटिवेट करना, उनको सही से मार्गदर्शन करना, अपने कार्य के प्रति, दायित्व के प्रति उनको अग्रसर करना और काम के प्रति निष्ठा जागृत करना, ये उनका काम होता है। अब कई बार वो यहाँ पे घुमा फिरा के प्रश्न बोलते, पंडित जी बताइए मान लो कोई सैनिक नशा करता है, ये इस बार बहुत पूछा गया कि कोई सैनिक नशा करता है उसको कैसे समझाओगे? कोई सैनिक मान लो नशा करता है तो फिर पंडित जी आप उसको समझाना है, वो नहीं मान रहा है, उसको हमने बहुत समझा लिया है, तो हम कहेंगे श्रीमान जी कोई बात नहीं श्रीमान जी, अगर कोई व्यक्ति, कोई सैनिक नशा कर रहा है तो उसका मैं कोशिश करूंगा उससे मैं मिलकर मैं बात करूं, संवाद के माध्यम से उससे मैं बात करूं, उसकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो नशा कर रहा है, क्योंकि नशा करने के श्रीमान जी कई कारण हो सकते हैं, एक तो लत हो सकती है और एक ऐसी मानसिक स्थिति हो सकती है जहां व्यक्ति तनाव में होता है, अवसाद में होता है, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छा महसूस करने के लिए या फिर अपने आप को शांति देने के लिए या अपना क्रोध आवेश तनाव को दूर करने के लिए श्रीमान जी वो इसका सहारा लेता है। तो जो नशा कर रहा है वो सहारा है, उसकी लत है। अगर श्रीमान जी वो किसी मान लो मनोयोग के वजह से मानसिक तनाव के वजह से अगर नशा कर रहा है तो श्रीमान जी उसकी निजी समस्या क्या है वो उसको मैं जानने का प्रयास करूंगा। और जहां तक श्रीमान जी मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति से अगर संवाद करा जाए अकेले में अच्छी तरीके तो वो अपनी एक मैत्री भाव से वो अपनी बातें बता देता है। तो श्रीमान सबसे पहले मुझसे जाऊंगा, मैं बात करूंगा, संवाद करने की कोशिश करूंगा, पहले मैं उसकी समस्या को सुनने का प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि इसलिए लॉजिक के सिद्धांत है, जब हम किसी व्यक्ति को सुनते हैं, किसी एक पेशेंट को सुनते हैं, किसी बीमार को सुनते हैं, किसी मजबूरी पगली व्यक्ति को अगर हम सुनते हैं महाराज तो उसको बड़ी खुशी होती है ना, तो कम से कम ये व्यक्ति सुन तो रहा है, आजकल कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। तो श्रीमान जी पहले मैं उसकी समस्या को सुनने का प्रयास करूंगा, जब वो अच्छे से बात करेगा मुझसे, जब मुझे समस्या से बताएगा, फिर उसके बाद श्रीमान जी मैं जहां तक मेरी क्षमता होगी मैं उसको गाइड करने काम करूंगा
मुझे लगता है कि समस्या बड़ी है, आला अधिकारियों से ही ठीक हो सकती है। श्रीमान जी उसकी रिपोर्ट में ऊपर करूंगा अपने बेंच के ऊपर के अधिकारियों को, उसमें मतलब मैं एक सैनिक और अधिकारी के बीच की कड़ी का काम करूंगा, ठीक है। अब बाल लोग उसकी लत है, अब वो कहेंगे नहीं पंडित जी वो तो लत है उसको, अब बताओ अब क्या करोगे आप। अगर श्रीमान जी उसको लत है तो श्रीमान जी पहले तो मैं उसको जाऊंगा, उससे संवाद करूंगा, उसको योगा के माध्यम से, कुछ ध्यान के माध्यम से, कुछ मुद्राएं करने का प्रयास करूंगा। अगर मुझे लगता है कि कुछ समय में सुधार हो रहा है, ठीक नहीं, फिर उसको मैं मेडिकली चिकित्सालय के लिए प्रेरित करूंगा, या फिर ऊपर में आदेश करूंगा श्रीमान जी इसको नशा मुक्ति केंद्र में भरने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका नशा है और इसके शरीर में वो घुलमिल गया है, तो वो मानसिक विक्षेपण वो निकल नहीं पा रही है ना। नशा एक नशा का चीज होता है महाराज, जहां पर आप चाहते हो भी नशा से मुक्त नहीं हो पाते हो, नशा आपके लिए जीवन हो जाता है। अगर नशा नहीं दोगे तो वो मर जाएगा, वो फड़फड़ाएगा, चिल्लाएगा पागलों की तरह। अगर ऐसी स्थिति है श्रीमान जी तो उसको मैं चिकित्सीय सलाह दूंगा और अपने आला अधिकारियों को फिर सूचित करूंगा कि इसको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करने की आवश्यकता है, डॉक्टरों की आवश्यकता है, सीधी सी बात खत्म। समझ आ गया सबको महाराज? क्यों भैया हैं? ठीक है। अब सुनो अगला प्रश्न जो सवाल बहुत अधिक पूछा गया कि पंडित जी हमें यूनिट का माहौल अच्छा रखना है तो उसके लिए क्या सलाह दोगे अपने सीईओ साहब के लिए। तो श्रीमान जी अगर मैं यूनिट का अच्छा माहौल रखना है तो श्रीमान जी समय समय पर हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते रहना चाहिए, समय समय पर हमें उत्सव कराते रहना चाहिए। अगर कोई सैनिक अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना करना चाहिए, उसको पुरस्कृत करना चाहिए। तो श्रीमान जी अगर कोई सैनिक यूनिट का माहौल खराब कर रहा है तो उसको सैनिकों से अलग करके उसको दंड देने का भी विधान है। मतलब अच्छा करे तो पुरस्कार और बुरा करे तो दंड, ये दोनों लागू होना चाहिए, तो श्रीमान जी यूनिट का माहौल अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, साइकोलॉजी के 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक निजता से संबंधित होते हैं, स्वयं के लिए, मतलब कोई व्यक्ति मानसिक समस्या से गुजर रहा है। दूसरा, कोई व्यक्ति मान लो जातिवाद कर रहा है, धर्मवाद कर रहा है, या दो धर्म के संप्रदाय के सैनिक आपस में लड़ जाते हैं, तो वहां पर क्या करोगे आप। कोई एक हिंदू और मुस्लिम दो सैनिक झगड़ जाते हैं आपस में, तो उनको कैसे समझाओगे, ये भी पूछ सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना, सभी का एक ही उत्तर है। आपसे यही पूछ सकते हैं पंडित जी बताइए, अगर आपको संबल भेज दिया जाए, आपको यहाँ पर बनारस में जो ज्ञानपीठ का वो कौन सा है अपना, हाँ कौन सा मंदिर है बनारस वाला मामला चल रहा है अभी, ज्ञान वापी हो, तो ज्ञान हाँ सुनो, चलो ठीक। देखो ज्ञान वापी का, भैया सुनो, ज्ञान वापी का मामला हो, मथुरा का ईदगाह का मामला हो, अजमेर का मामला हो, या फिर भगवान तो यहाँ संभल का मामला, सब जब भी आपके धर्म के प्रश्न पूछे कि पंडित जी हिंदू मुस्लिम विवाद हो या फिर मस्जिद विवाद, कुछ भी पूछे, सबका एक ही उत्तर है। ठीक है, तो अगर ऐतिहासिक अगर कोई बात करते हैं चिमन जी वो मामला क्या है ईदगाह वाला, तो ध्यान रखना, हम सीधी सी बात एक ही बात कह सकते हैं कि श्रीमान जी जहां तक मुझे जानकारी है कि वहां पर पहले जो हिंदू पक्ष, उसमें 2 पक्ष श्रीमान जी, मुस्लिम पक्ष है, हिंदू पक्ष है। तो हिंदू पक्ष का ध्यान रखना, आप वहां हिंदू मत बच जाना, ये भी ध्यान रखना, मैं आपको तर्क कर रहा हूँ, वहां हिंदू मत बच जाना आप। वहां पे आपको देखो जो डिसिप्लिन है वो ध्यान रखना, वहां पर कट्टरता नहीं दिखाना है। वो कहेंगे पंडित जी बताइए क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, वो आपसे ही पूछ लेंगे आपका मजा लेने के लिए, आपको तराशने के लिए कि पंडित जी क्या हिंदू धर्म श्रेष्ठ है क्या, है तो क्यों है। श्रीमान जी आप किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हो, आपसे तर्क करेंगे, आपकी मनोभावना को समझेंगे कि व्यक्ति कट्टर है कैसा है। क्योंकि जो व्यक्ति कट्टर होता है वो दूसरों को नीचे दिखाता है, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाता है, उसका स्वभाव है, दूसरे धर्म की बुराई करता है। तो अगर दूसरे को अच्छा भी दिखाएगा तो कब कब पाएगा, दिल से नहीं बोल पाएगा। तो हमें सावधानी तरीके से वहां उत्तर देना है, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना है, किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखाना है, ये इंटरव्यू की बात है, मन में सबके जो है सो है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई हिंदू मुस्लिम विवाद का प्रश्न पूछ लें, तो अगर मंदिर संबंधित पूछ रहे, कोई भी मंदिर संबंधित, उत्तर एक ही होगा कि श्रीमान जी जहां तक मुझे जानकारी है 2 पक्ष है, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, और हिंदू पक्ष का दावा है कि पहले यहाँ पर मंदिर था, लेकिन श्रीमान जी जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना था कि नहीं नहीं ये परंपरानुगत इतिहास से पहले यहाँ मस्जिद ही थी। तो श्रीमान जी इस पर एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और अभी विचाराधीन है, खत्म मैटर, बस। कोई भी हिंदू मुस्लिम विवाद बता दे पंडित जी वहां का क्या विवाद है, उत्तर आप एक ही दे सकते हो, इसमें और अच्छा भी कर सकते हो उसको आप। ठीक है, अब वो कहेंगे पंडित जी 2 हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों लड़ रहे हैं, मतलब कोई 2 सैनिक, एक हिंदू से है एक मुस्लिम से, दोनों में विवाद हो गया आपस में, फिर तो हम कहेंगे श्रीमान जी अगर मुझे अवसर प्रदान होता है और मुझे आज्ञा मिलती है कि आपको जाना है ड्यूटी के दौरान, तो श्रीमान जी मैं जाऊंगा और दोनों पक्षों को सुनूंगा
और एक एक करके अलग अलग से सुनूंगा। अलग अलग सुनूंगा इसलिए क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति अकेले में अच्छे से बात कर सकता है, वो अपनी मन की बात बोल सकता है। तो मैं दोनों पक्षों को मैं अलग अलग करके सुनूंगा। फिर श्रीमान जी में जब मुझे समझ में जाएगा कि एक पक्ष सही है, गलत है, या ये राम एक रावण है, इसे अब हिंदी में कहें तो श्रीमान जी मैं उन दोनों के धर्म गुरुओं को आमंत्रित करूंगा, उनको बुलाऊंगा, हिंदू पक्ष के और मुस्लिम पक्ष के। उन धर्म गुरुओं से बात करके जो उनकी समस्या है, जो उनका निराकरण, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। पर वो बोलेंगे नहीं पंडित जी वो नहीं होगा ठीक, तब भी नहीं होता, तब भी विवाद नहीं सुलझा, फिर क्या करोगे? तो हम कह सकते हैं श्रीमान जी अगर इतने करने से भी विवाद अगर नहीं सुलझ रहा है श्रीमान जी, तो फिर एक कानूनी मामला बनता है, संविधान के अंतर्गत जाता है। फिर इसमें जो भी समाधान है कानून के अंतर्गत महाराज, जो भी आगे कार्रवाई होती है श्रीमान जी, तो मैं उसके लिए प्रेरित करूंगा कि भाई ये कानून का मामला है, बातों से संवाद के माध्यम से नहीं सुलझ सकता, इसमें एक गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, आगे द्वंद हो सकता है या सांप्रदायिक दंगा भी हो सकता है। तो श्रीमान जी कानून का मसला है, तो वो पर जाएंगे, अपना कोर्ट केस लड़ेंगे, जो भी होगा तो वहां से फैसला होगा। तो श्रीमान जी पर वो हमारे पक्ष, फिर हमारे अंतर्गत नहीं, हमारे अधीन नहीं रहेगा, और क्या अधीन होगा फिर। तो ऐसे करके भी बात आप टाल सकते हो, उनके ऊपर रख सकते हो। ठीक है, आप सुनो। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। अभी मैं वहां से क्या पढ़ा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ऑफलाइन में पढ़ा ऐसी चिल्ला के वहां भी आया हूँ मैं अभी 2 घंटे, मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं फाइनली जो बात करने जा रहा हूँ सुन लो। अब कर्म कांड में जो आपको तैयारी रखना है वहां पर, कर्म कांड में बेटा जो भी सामान्य पूजन मंत्र है, गणेश जी का मंत्र, आह्वान मंत्र, ध्यान मंत्र, पूजन मंत्र, ये सब चीजें आना चाहिए। और संकल्प तो आपको पूरा आना चाहिए, रट लेना संकल्प, पूरी विधि कि सबसे पहले क्या करोगे, भूमि शुद्धि करोगे, क्या करोगे, आचमन कैसे करोगे, क्या सब कुछ पूरा। ठीक है, संकल्प में किन किन देवता को आह्वान करते हैं, संकल्प कैसे करोगे, संकल्प का महत्व क्या है, संकल्प क्यों किया जाता है, आचमन क्यों किया जाता है, तो ये तर्क, ये विज्ञान जरूर पढ़ लेना थोड़ा सा। हर एक कर्म कांड का अपना विज्ञान होता है। ठीक है, बहुत सारी चर्चाएं जिस हम लोग कर सकते हैं। अब मैं थक गया हूँ, ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है आप लोगों से। तो समझ में आ गया सबको भैया, इंटरव्यू वाले? जी ईरान और युद्ध के बारे में और बताओ, कैसे चल रहा है? देखो, अगर आपसे कोई बात नहीं, अगर आपसे वो पूछे कि पंडित जी ये बताइए अभी जो ईरान का, अमेरिका का और इजराइल का क्या मसला है, ये क्या विवाद है, लड़ाई का कारण क्या है, तो हम कह सकते हैं कि श्रीमान जी जो ईरान है वो एक शिया देश है। ठीक है, एक इस दुनिया का कहें, धरती का कहें, तो एक सबसे पुरानी सभ्यता है। जैसे अगर इस्लाम धर्म की अगर कोई सबसे पुरानी सभ्यता है वो है ईरान। तो ईरान कोई नया नहीं है भाई, बहुत पुराना है। और वहां पे 95% शिया संप्रदाय है। ध्यान रखना, इस्लाम धर्म में 2 संप्रदाय होते हैं, एक शिया एक सुन्नी। तो सबसे अधिक जनसंख्या पूरे विश्व में वो सुन्नियों की है, देखे शिया कम है। ठीक है, इसी तो भारत में घर से बाहर निकल रहे थे, वो विरोध कर रहे थे। जैसे कोई मान लो इजराइल को मारे तो भारत में यहूदी चिल्लाएगा, दूसरे देश में पाकिस्तान में वो वहां का यहूदी चिल्लाएगा। तो ऐसे तो वो चिल्ला रहे थे भारत में कि भैया हमारा तो एक ही देश है। जैसे हिंदी को अगर मान लो, हिंदियों को अगर मारो, भारत को कोई मारे, तो अमेरिका में बैठा बैठा हिंदू वो भी चिल्लाएगा, अरे हमारे भारत को मारे, वो विरोध करेगा। ऐसे ही तो सबको लगा था कि ऐसा, वो ऐसा ही मामला था। वो भी कुछ लखनऊ में निकल के आ गए थे ना शिया संप्रदाय के, अरे ऐसा हो गया, उसको मार दिया। तो वो ऐसे ही, क्योंकि शिया और सुन्नी में थोड़ा विवाद चलता है, इनमें पड़ती नहीं है आपस में। अल्लाह एक ही है, कुरान एक ही है, आत्मा इनकी एक ही है, लेकिन इनकी सभ्यताएं थोड़ी सी और विरोधाभास राजनीतिक कूटनीतिक मामले में थोड़े से भिन्न है महाराज। ठीक है, इसका कारण है, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो अलग कारण है। लेकिन आप परीक्षा में जो पूछे वो सुन लो। तो श्रीमान जी जो ईरान है वो एक शिया देश है श्रीमान जी। कहीं ना कहीं जो अमेरिका राजनीतिक कूटनीतिक जो चालें चलता है, या जो श्रीमान जी जो विशेष मानसिक दबाव डालता है, तो ईरान कहीं ना कहीं उसका विरोध करता रहता था। और इसके बाद जो अमेरिका है, इजराइल है, ये कहीं ना कहीं सऊदी अरब यूएई वाले क्षेत्र है, इनको समर्थन करता है, क्योंकि वो सब सुन्नी वाले देश हैं। और ईरान की और जितने भी ये सुन्नी वाले देश हैं, जिनका इनकी आपस की वर्चस्व की लड़ाई है महाराज, तो मैं व्यक्ति बता रहा हूँ आपको, इनकी वर्चस्व की लड़ाई है। ईरान चाहता है कि मैं मुसलमानों का मार्गदर्शन करूं, मैं लीडर बनूं, और ये जितने भी देश हैं आसपास सुन्नी वाले, वो सोचते हैं कि मैं इनका समर्थन करूं। अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये कारण हो गया। तो कहीं ना कहीं शिया देश से पाकिस्तान जारी देश नफरत करते हैं, उसको ज्यादा लोग पसंद नहीं करते ईरान को, क्योंकि वो अपनी पुरानी सभ्यताओं पर लागू है। ठीक है, दूसरी चीज, अमेरिका को दिक्कत क्या है, अमेरिका को दिक्कत है कि अमेरिका सामने वो झुकता नहीं था, अमेरिका विरोध करता था। दूसरी बात, अमेरिका की हमेशा नजर ऐसे लोगों पर, ऐसे देशों पर होती है जहां पर तेल पेट्रोल बहुत अधिक हो। इराक को बर्बाद कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका का वहां जो लक्ष्य था वो सत्ता उखाड़ना नहीं था, सिर्फ तेल हासिल करना था, डीजल पेट्रोल हासिल करना था। हमारा बचा रहा है, इनका हम यूज करेंगे, वही ईरान में चल रहा है। ईरान से उसकी कोई वैसी लड़ाई नहीं है महाराज कि धन लाना ही करना, नहीं, सिर्फ तेल चाहिए हमको। तो बस ध्यान रखना, अमेरिका ने उसी देश पर अटैक किया हमेशा जिसके पास तेल हो, अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसका।
अच्छा, दूसरी बात, अमेरिका काम कैसे करता है वो भी सुन लो। अभी अमेरिका भारत में भी काम कर रहा है, आपको पता ही नहीं। भारत में भी जो अम्बेडकरवाद और जो मनुवाद, जो दो शब्द आए हैं, ना तो आपने दिए, ना हमने दिए, ना किसी बीमारी वालों ने दिए, बिल्कुल नहीं दिए। आज जो मोदी को ब्लैकमेल किया गया है, जो मोदी आज जो नोटंकी कर रहा है भाई साहब, ये पूरा अमेरिका की चाल में फंसा हुआ व्यक्ति है पूरा। भले प्रधानमंत्री, मेरी भाषा, मेरे मुख से इसलिए शब्द निकल रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति भी इनकी चाल में फंस गया। आज जो मनुवाद, अम्बेडकरवाद जो शब्द है भारत में, ये महाराज ये मान के रखो, ये अमेरिका की चाल है। अच्छा, अमेरिका काम कैसे करता है? वो ऐसे करता है, जैसे उसने इराक को कैसे बर्बाद कर दिया। इराक में पहले दो विचारधाराएं थी, एक रूढ़िवादी विचारधारा, एक आधुनिक विचारधारा। तो जो रूढ़िवादी विचारधारा का जब वहां पे शासन था, मतलब वो पुरानी सभ्यता को मानने वाले थे, तो उनसे तो जो नई पीढ़ी थी, जो अमेरिका ने कुछ ऐसा वहां पे मैसेज दिया कि देखो यार, तुमको तो अभी भी बुर्का पहनाना चाहते हैं, देखो तुमको अभी भी वही पुराने कालगर्त में ढकेलना चाहते हैं, इनका कुछ एक कभी विकास नहीं कर पाएंगे। तो नई युवा पीढ़ी को उन्होंने ऐसे बहकाया। अच्छा, और जो रूढ़िवादी परंपरा वालों को उसने कैसे भगाया? देखो देखो भैया, ये धर्म का अपमान कर रहे हैं, तो ये सब तो कुरान में लिखा ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे उससे करने करके दो भागों में डिवाइड कर दिया, बाद में उसको खत्म कर दिया। यही उसने अभी यहाँ पे किया ईरान में। और अब उसका अगला टारगेट भारत भी है। उसने नेपाल में भी किया, उसने बांग्लादेश में भी किया, श्रीलंका में भी किया। अब उसका अगला टारगेट अफगानिस्तान को बर्बाद करके पहले ही बैठा है वो। ठीक है, पाकिस्तान में वो चाल चलता रहता है, पाकिस्तान उसको मोहरा है आज। और भारत में उसने दो सब छोड़ दिए, ब्राह्मणवाद यानी कि मनुवाद और अम्बेडकरवाद। अभी हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि चाल उसी की है महाराज। वो हमको डिवाइड में कर रखा है। नई पीढ़ी को बोल रहा है देखो तुमको वेद पढ़ा रहे हैं, आज वेद का जमाना है, हेलीकॉप्टर का जमाना है, हवाई जहाज का जमाना। और उनसे बोल रहा है देखो इन्हें तुम पे राज्य किया, देखो ये ब्राह्मण है, ये हमेशा पैसे वाले होते हैं, ये तुमको दबाना चाहते हैं, इन्होंने तुम्हारा शोषण किया, 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया। ये इनके शब्द नहीं है, ये अमेरिका के ही शब्द है महाराज। लेकिन हम तो उसके शिकार हैं, हम उसके प्रयोजन है, कारण है बस। तो ऐसे ही ईरान का अमेरिका इजराइल का जो झगड़ा वो इसी बात पर है कि हम इसको एक लाने में खत्म करेंगे इंटरव्यू में कि श्रीमान जी, ईरान कहीं ना कहीं एक स्वयं आत्मनिर्भर देश था, जिसने जो अमेरिका के सामने कभी झुकता नहीं था श्रीमान जी। उसकी जो नीतियां थी उसको अनफॉलो करता था, मानता नहीं था। तो कहीं ना कहीं उसकी सतर्कता श्रीमान जी, अमेरिका उसको ध्वस्त करने के लिए वो कहीं ना कहीं प्रकार के प्रयास करते रहता था। ये कारण और था कि श्रीमान जी, अमेरिका को डर था कि वहां पर वो परमाणु बम बनाएगा तो कहीं ना कहीं वो हम पर हमला ना कर दे। तो भय भी था इजराइल को और अमेरिका का, तो ये उसका कारण था श्रीमान जी। बस सीधी सी बात यही, खत्म करना है, ज्यादा नहीं बोलना है, इतनी बताना है आपको। ठीक है, ठीक है महाराज। चलो, तो आज हम बेसिक चीजें पढ़ रहे थे कि पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पीडीएफ पे डालूंगा, तो जरूरत होगी मैं पीडीएफ डालूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, इंटरव्यू कब तक हो सकता है आप लोगों का? पीडीएफ आपको हम जरूरत है, आप पीडीएफ जल्द से जल्द डालने का साक्षात्कार के लिए ना, भी इंटरव्यू के लिए कोई उन्होंने खास तारीख दी नहीं है, क्योंकि 4 तारीख तक तो सबके री मेडिकल चलेंगे, उसके बाद ही कुछ कराने के चांस है। देखो तुम्हारे इंटरव्यू 4 अप्रैल नहीं सर, डेट आई हुई है ना, उसके ना 17-27 दिया हुआ है, उसी हिसाब से भर्ती चल रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आप सुन लो, मेरी बात सुन लो। देखो मैं आप लोगों को ऐसा नहीं, मैं आप लोगों को पीडीएफ डालूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। और मेरी जो क्लास रहेंगी वो 4-5 ही क्लास रहेंगी मुश्किल से। मैं 2 घंटे क्लास ले लूंगा, उसमें सारी बेस आपको समझ में लाएंगे। मुझे देखो मैं कंटिन्यू नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे समय नहीं रहता है। 4-5 में आज जैसे आज एक क्लास हो गई, 3-4 क्लास में और लूंगा आप लोगों की। ठीक है, दिन बाई दिन ऐसे करके इतना बहुत है। फिर मैं डालूंगा पीडीएफ, अपना पढ़ लेना। मैं आपकी बुद्धि ऐसी कर दूंगा कि आप थोड़े से समझाने के व्यक्ति हो जाओ। आपके अंदर जो कठोरता है, आपके अंदर जो, क्योंकि उनको कठोरता नहीं चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कई लड़कों से मैंने ये भी पूछा था कि पंडित जी, आप अगर आपको अवसर मिले तो किस धर्म में जाना चाहोगे? अगर हिंदू के अलावा, सनातन धर्म के अलावा अगर आपको अवसर प्रदान होता कि पंडित जी आपको दूसरा धर्म आपको चयन करना है, बोले नहीं साहब अब उनके सामने ऐसा नहीं बोले साहब हम तो नहीं जाएंगे, हम तो सनातन धर्म में। नहीं पंडित जी, आपको अगर मजबूरन जाना पड़ रहा है किसी कारण पर, तो किस धर्म को चुनोगे? ऐसे वो पूछते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा साहब? तो इसमें हम देखो, श्रीमद् भागवत पुराण में जैन अपने महावीर है उनका, क्या नाम उनका, आदि 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 गुरु कौन है जैन धर्म के? ऋषभदेव। हाँ, तो ऋषभदेव का नाम आया है श्रीमद् भागवत पुराण में। तो कह सकते श्रीमान जी, अगर मुझे अवसर देना होता तो मैं जैन धर्म को स्वीकार करूंगा, क्योंकि उसकी पुरानी जो मान्यता है, उसकी जो मान्यता हमारी मान्यता मिलती जुलती रहती है, और वो भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म का ही अंग है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म भी उसी का अंग है। वो अलग बात है, नव बौद्ध में एक अलग वो बीमारी आ गई जो वामपंथी वाली,
लेकिन पुराना जो बौद्ध है वो तो सनातन धर्म का ही स्तंभ है। ध्यान रखना, सनातन धर्म के 4 स्तंभ है, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। ये 4 स्तंभ इस पर टिका हुआ सनातन धर्म पूरा, ये हमसे अलग नहीं है। तो राजनीतिक रूप से इनको अलग कर दिया गया हमसे। तो नव बुद्ध का मतलब क्या होगा? नव बुद्ध का मतलब हुआ पुरानी मान्यताओं को ना मानना, अपनी स्वयं की मान्यता को प्रकट करना, लिखना और उसको फॉलो करना, जो कि अधर्म है। अधर्म है। धर्म क्या है? जैसा शास्त्र कहते हैं, जैसा वेद कहते हैं, जैसी पुरानी परंपराएं कहते हैं, उसको फॉलो करना, ये धर्म है। अधर्म क्या है? कि अपने मनगढ़ंत बातों को कथा में बोल देना, ये अधर्म है। जो कथा में लिखा ही नहीं था, भागवत में लिखा नहीं, पंडित जी अपने मन से बोल रहे हैं कुछ भी, तो मन की बात करना ये अधर्म है। ठीक है, तो ऐसी करके ये चीज है। तो ऐसे प्रश्न अच्छा, एक प्रश्न सुन लो, एक इम्पोर्टेंट उत्तर बता रहा हूँ भाई साहब, हर जगह फिट हो जाएगा ये। अगर आप वो आपसे बोले पंडित जी आपको यज्ञोपवीत भी तोड़ना पड़े, आपको तिलक मिटाना पड़े, आपको मांस खाना पड़े, आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना पड़े जहां पूजा पाठ नहीं कर सकते, पंडित जी बताइए क्या करोगे? हैं? बताइए क्या उत्तर है? अगर आपको मांस खाना पड़े, अगर प्रसाद में मांस मिला के दे दिया जाए पंडित जी, तो आप रुपया लोगे क्या? ऐसे कठिन कठिन प्रश्न पूछे, आपको अजीब लगेगा सुनने में। आपको उन्होंने कई बार गुस्सा दिलाया वहां पे इंटरव्यू में तो ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न पूछ लें, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछ लेंगे, आपको तिलक मिटाना पड़ेगा पंडित जी, आप यहाँ पर आओगे तो आप स्वधर्म नष्ट हो जाएगा, आपका कोई धर्म नहीं रहेगा यहाँ पे आके, आप सैनिक बनोगे, आपको हमारी नियम को पालन करना पड़ेगा, तो कैसे? क्योंकि आप तो कट्टर हिंदू हो, कट्टर सनातनी हो, आप तो शास्त्र पढ़ के आए हो, आप तो वेद पाठी ब्राह्मण हो, तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा महाराज। ऐसा बच्चों से बोला है उन्होंने कई इंटरव्यू में। तो ध्यान रखना, एक ही उत्तर है सबका, मैं पहले ही बोल चुका हूँ लोगों से। इसलिए अगर वो कहें कि पंडित जी ये बताइए, अगर आपको मांस खाना पड़े, आपको यज्ञोपवीत तोड़ना पड़े, तिलक मिटाना पड़े, तो फिर आपको बुरा ही लगेगा? तो हम एक ही बात कहेंगे, एक ही उत्तर है सबका कि श्रीमान जी अगर मेरे तिलक मिटाने से, मेरे मांस खाने से, मेरे यज्ञोपवीत तोड़ने से श्रीमान जी अगर मेरी यूनिट का भला होता है, मेरे सैनिक अनुशासन का पालन होता है, कई लोगों के प्राणों की रक्षा होती है, राष्ट्र सेवा अगर इसका आधार है, प्राण रक्षा अगर इसका आधार है श्रीमान जी, तो मैं मांस खा सकता हूँ, मैं जनेऊ तोड़ सकता हूँ, मैं तिलक मिटा सकता हूँ, मैं श्रीमान जी सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ। लेकिन गुरु जी सुनो मेरी बात एक बार, 1 मिनट में आप सुनिए। जैसा आप बोल रहे हैं कि मांस खाने का, पंडित एक मिनट पंडित, गलत बात है। आप पहले उत्तर पूरा हो जाने दो, बीच में आप मुझे टोक रहे हो महाराज, मैं आपको टाइम देता बोलने के लिए, अब मैं यहाँ का रहा ना वहां का रहा महाराज, मैं तो फंस गया बीच में। वो ये लड़की भी कंफ्यूज हो गया यार। ठीक है, ये गलत बात है। उत्तर दीजिए। नहीं, उत्तर क्या दीजिए, गलत बात है महाराज, आप आनंद मत करना। आप प्रश्न खत्म हो जाए उत्तर, फिर इसके बाद पूछा करो आप लास्ट में, बीच में मत रोका करो यार। जो तो मैं बिना ऐसी डांट बोल रहा हूँ रेडियो की तरह महाराज, थक गया हूँ बोलते बोलते। तो ध्यान रखना, जब भी अगर कोई प्रश्न ऐसे पूछते हैं वो, तो हम कह सकते हैं श्रीमान जी अगर मेरा ऐसा करने से मेरी अगर यूनिट का भला होता है, लोगों के प्राणों की रक्षा होती है, देश की रक्षा होती है, या फिर मेरे सैनिक अनुशासन में एवं नियम शामिल ऐसा है कि मेरा ऐसा करने से यूनिट को ये लाभ हो जाएगा, तो श्रीमान जी मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे बोलना है, यहाँ पर कट्टरता नहीं दिखानी है। हाँ, आप बोलो क्या बोलना था आपको, बताइए। मैं बोल रहा हूँ गुरुजी, जैसा आप बोल रहे हो कि मांस खाने का और उसमें राष्ट्र सेवा दिख रही है, तो मैंने धर्मगुरु से ही बात की थी, वो बोले कि इसमें ऐसा क्या है कि आप राष्ट्र सेवा से छूट रहे हो, आप क्या मांस खाने का, क्या मांस खाने का आप राष्ट्र सेवा से क्यों जोड़ रहे हो? जैसे फालतू, सुनो फालतू बात नहीं करना। सुनो, कई बार लड़कों से प्रश्न पूछा कि पंडित जी कहीं युद्ध चल रहा है और वहां पे हमारा आहार खत्म होता है ना, सुनो महाराज, सुन लो। कई बार वो ऐसे पूछते हैं कि पंडित जी आप युद्ध क्षेत्र में हो, दूर दराज क्षेत्र में हो, जहां पर आपको भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा और युद्ध चल रहा है, आप बताइए पंडित जी उस समय सिर्फ मांस खाना ही हमारे पास एक विकल्प है जिससे आपकी आत्मरक्षा हो सकती है, और आपके शास्त्रों में लिखा है कि आत्मरक्षा ही सर्वोपरि है, सबसे बड़ा धर्म है, फिर आप इस स्थिति में क्या करोगे? वो आपको संकेत भी करेंगे, उत्तर भी देंगे साथ में, लेकिन आप समझ पाओगे तब। तो हम कह सकते हैं कि श्रीमान जी अगर मेरे मांस खाने से अगर मैं 10 दिन और जिंदा रह सकता हूँ, मुझे जीवन मिल सकता है जिसमें राष्ट्र के लिए और अच्छे से काम कर सकता हूँ, तो श्रीमान जी आहार की जगह मैं उसको स्वयं आहार के रूप में ही ग्रहण करूंगा। क्योंकि तुलसीदास जी क्या कहते हैं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। जैसी वही श्रद्धा होती है श्रीमान जी, वैसे धर्म बन जाता है। अगर उस मांस को भी अन्य रूप में मैं ग्रहण करता हूँ जिससे मेरे प्राण बच जाते हैं, और मेरे प्राण बचने से मैं 10 दिन और युद्ध कर सकता हूँ, देश की रक्षा कर सकता हूँ, श्रीमान जी से अच्छा और क्या हो सकता है? तो भाव भक्ति यहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग।
तो ऐसे कई सिद्धांत है हमारे शास्त्रों में जहां पर सिर्फ भाव को ही पूजा कर्मकांड माना है। क्यों भैया? जो फल हमको कर्मकांड से नहीं मिला वो हमको मानसिक पूजा से मिल गया। हमारे यहाँ 3 प्रकार के धर्म बताए गए, सामान्य धर्म, आपद धर्म और एक विशेष धर्म। तो आपद धर्म तो यही धर्म तो है कि आपको थोड़ा सा भी झूठ बोलना पड़े किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए, तो वो धर्म नहीं माना गया हमारा। उसमें आपको कुछ कर्तव्यों की छूट दे दी गई है शास्त्रों ने। अगर कोई गाय को मार रहा है, गाय के पीछे भाग रहा है और कसाई पूछ रहा है कि पंडित जी गाय किधर गई? आपने कहा दक्षिण में गई, जबकि उत्तर में गई, आपने उसकी रक्षा कर दी, वो अधर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। ठीक है, तो वहां पर काल परिस्थितियां क्या हैं और हमें क्या निर्णय लेना है, एक अच्छे धर्मगुरु का ही कर्तव्य होता है, ही काम होता है। तो मांस खाना इससे क्या देशभक्ति क्या? अरे महाराज क्यों नहीं है देशभक्ति से फर्क? आप यूनिट के साथ में हो, कहीं 10-15 किलोमीटर आउट में फंस गए, जंगलों में रह गए और वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर आप ये बोलोगे मैं ब्राह्मण हूं, मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर महाराज तो 1.5 लाख रुपए सैलरी रहे तो उसका क्या है? तो 1.5 लाख रुपए आप सैलरी ले रहे, मतलब आपको सैनिक तैयार किया, आपको सैलरी मिल रही है, देश ने आपको अवसर प्रदान किया देश सेवा का, देशभक्ति का, और आप उसका गद्दारी करोगे। मतलब आप स्वधर्म का पालन करोगे, मैं ब्राह्मण इसलिए नहीं खाऊंगा, मैं तो शाकाहारी हूं इसलिए मांस नहीं खाऊंगा। वहां पे मांस खाना ना खाना उचित नहीं है। देखो सुनो, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में? भगवान श्री कृष्ण के जो संबोधन है वो युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन के लिए? वो अर्जुन ने भी इनसे वही पूछा कि प्रभु क्या युद्ध करना सही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता भी सुन सकते हैं हम लोग? तो भगवान ने कहा सुन, तू क्षत्रिय है, तू काय की तरह बातें क्यों कर रहा है? अगर धर्म रक्षा का आधार युद्ध करना तो युद्ध करेगा, तू क्षत्रिय है। अगर राष्ट्र रक्षा का आधार अगर हिंसा है तो तू मारेगा लोगों को, भले द्रोणाचार्य हो, सामने भीष्म पितामह कोई भी हो। अगर इनको मारने से अगर धर्म की स्थापना हो रही है तो तू मारेगा, ये तेरा कर्तव्य है। इसमें तू अपना धर्म क्यों जोड़ रहा है इसमें कि मेरे चाचा लगते हैं, भूपा लगते हैं, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं को भी नहीं तोड़ूंगा, ये क्यों घुस रहा है इसमें बीच में? क्यों? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तड्योचा। भगवान क्या कह रहे हैं? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, हम मार रहे हैं, दिल से मार रहे हैं, लेकिन जब वही अहिंसा खतरे में पड़ जाए तो हमको हिंसा के माध्यम से उस अहिंसा की रक्षा करना चाहिए। और यही कारण है कि आज बौद्ध धर्म, जैन धर्म इतने से हैं, 1% से भी कम है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन्होंने हिंसा का पालन किया, हिंसा का पालन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने हमको दोनों सिद्धांत दिए कि जब शांतिकालीन समय हो तो अहिंसा धर्म होता है, लोगों के प्रति दया करिए, उनके प्रति बड़ी कृतज्ञता रखिए, उनकी रक्षा करिए, आश्रय जीवों को खूब खिलाइए, खूब बलि करके खूब त्याग करिए। लेकिन जब आत्मरक्षा की बात आ जाए, राष्ट्र रक्षा की बात आ जाए, तो आपको हिंसा के माध्यम से उसकी अच्छा करना है। अगर प्राण भी लेने पड़ रहा है तो लेंगे, क्यों भैया? यही कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। तो युद्ध का माध्यम या हिंसा का माध्यम अगर प्राण लेना है तो हम लेंगे, अगर राष्ट्र रक्षा का आधार अगर मांस खाना है तो हम खाएंगे, लेकिन राष्ट्र रक्षा करेंगे। ठीक है बात? जी गुरु जी। जी भैया, आपने मुझे बिल्कुल सही कहा। अगर मान लीजिए हमारे लिए धर्म से ऊपर राष्ट्र चित्त है, अगर हम राष्ट्र की सेवा के लिए सब कुछ करेंगे तो उसके लिए हमारे ऊपर। अब देखो, राष्ट्र मामला सबसे धर्म मेरी बात सुन, है। मैं समझ गया। देखो भगवान ऐसी परिस्थितियां तो जीवन में नहीं आनी है, वो ना आती हैं, कभी कभार अवसर प्रदान होता है, लेकिन इंटरव्यू में वो आपकी नैतिकता समझना चाहते थे, वो पूछते हैं, वो आपको गुस्सा भी दिलाते हैं, वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जब कैसे प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न कैसे, ऐसा तो होता ही नहीं है, आपके मन में ऐसा भाव आएगा, लेकिन वो आपको अंदर से कुछ देखना चाहते हैं, आपके अंदर क्या योग्यता है, क्या जवाब दोगे, क्या साइकोलॉजी है। आपसे वही भी पूछेंगे कि आपकी माताजी में और आपकी पत्नी में झगड़ा हो गया, पंडित जी किसका साथ दोगे बताइए। अब लोग इस सिद्धि सेवा का क्या संबंध है? क्यों पंडित जी, इसका सिद्धि सेवा से क्या संबंध है? लेकिन इंटरव्यू पूछ रहे हैं कि पंडित जी माता जी में और आपकी पत्नी में झगड़ा हो गया, आप किसका साथ दोगे बताइए। माता का पिता का, अपनी पत्नी का दोगे, किसका दोगे? हैं? माता जी का? सत्य का साथ नहीं देना है, नहीं देना है, जानना पड़ेगा दोनों के लिए, पहले दोनों के बात जानकर उसके बाद में। चलो ठीक है, चलो अरे भैया साइलेंट हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। चलो हमने सच्चाई बता दी कि आपकी पत्नी की गलती है। अरे भैया साइलेंट हो जाओ, हम सच्चाई बता रहे हैं ना आपको, मैं बता रहा हूँ कि पंडित जी आपकी माताजी, आपकी पत्नी आपके सामने खड़ी हैं और ये सिद्ध होगा कि आपकी पत्नी गलत है, फिर क्या करोगे आप? किसका साथ दोगे? माताजी का, पत्नी का?
अब बताओ। दोनों को अलग अलग तरीके जानना पड़ेगा। अरे हमने जान लिया महाराज, अरे भैया हमने जान, अरे भैया हमने जान लिया, आपकी पत्नी 100% रावण है, गलत है, मैया राम है, मैया की कोई गलती नहीं है, पत्नी की गलती है। तो क्या पत्नी को गोली मार दोगे क्या, भगा दोगे? पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता है आपका? उस जगह पे किसी का साथ ना दे करके वहाँ पर दोनों को समझाना बुझाना, जैसे पत्नी गलती की है तो पत्नी से बोलना है कि आप छोटी हो, आप माता जी से माफी मांगो कि हाँ आपने गलती किया है। ठीक है, अब सुनो, और इस प्रकार से दोनों का जो है सामंजस्य फिर से बन जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अभी मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, आप लोग लाना लिख के, मैं आपके लिए जब अगली क्लास होगी तो मैं आपसे इसी का उत्तर मांगूंगा। एक उत्तर और मांगूंगा मैं आपसे कि आपकी बहन किसी अन्य धर्म में विवाह करना चाहती है तो क्या पंडित जी करने दोगे? आपकी सुनो, अगर आप हिंदू धर्म से हो और आपकी विवाह मुस्लिम धर्म में विवाह करना चाहती है आपकी आपकी बेटी पुत्री जो बहन, तो उसको उसको आप उसके साथ कैसा बर्ताव होगा आपका? या फिर आप स्वयं विवाह करना चाहते हो दूसरे उसमें, या फिर कोई आप ब्राह्मण हो, अदर कास्ट में विवाह होना, आपकी आपकी जो बहन है वो अदर कास्ट के लिए जिद कर देगी, नहीं मैं तो किसी अ, राजपूत से विवाह करूंगी, या कोई राजपूत वर्ग का व्यक्ति है बोलने में तो ब्राह्मण से ही विवाह करूंगा, तो आपकी क्या इसमें वो रहेगी महाराज नैतिकता? क्या समझाइश दोगे, क्या करोगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपसे कुछ भी साइकोलॉजी में पूछ सकते हैं, ठीक है ना? और हो सकता है इतना कुछ ना पूछे, कर्मकांड से ही काम चला लें, तो उनके ऊपर है, लेकिन हम तैयारी पूरी रखेंगे अपनी, ठीक है ना? चलो, जैसे बहुत सारे इसके उत्तर दूंगा मैं, बाद में दूंगा आपको। चलो, ये आज की क्लास थी महाराज आप लोगों के लिए, ठीक है? जो भाई नहीं आज नहीं जुड़ पाए ये क्लास में कोशिश करूंगा, अगर यूट्यूब पे चली जाए तो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? तो लड़के यूट्यूब पे कम से कम पढ़ तो लेंगे बाद में। और ध्यान रखना, धन्यवाद का धन्यवाद से क्या होता, सुनो महाराज, धन्यवाद से कुछ नहीं होता महाराज। मेरा निवेदन है कि क्लास का टाइम और बढ़ाया जाए, इतने में अभी संतुष्टि नहीं, और बहुत कम समय है पढ़ने के लिए। जेड दे दो महाराज, थोड़ा सा कोशिश करिए, थोड़ा ज्यादा टाइम हो। जेड दे दो हमको खाने को महाराज, हम रोबोट है महाराज। आपके लिए कि आपका हेल्थ अच्छा रहे, उम्र दीर्घायु हो, लक्ष्मीवान बने आप महाराज। 2 घंटे से मैं सुनो, तो जितने भी लड़के महाराज, गुरु शिक्षा कभी निःशुल्क नहीं रहना चाहिए। आपको एक ही आपको एक ही काम करना है। सुनो सुनो सुनो, आपने कहा लगने के बाद आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए आना है। हाँ, जो भी भाई साइलेंट हो जाओ, आएंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलने के लिए गिफ्ट और प्रोत्साहन कुछ तो लाएंगे। अरे कोई नहीं आता, सुनो लगने के बाद सब भूल जाते हैं, कोई नहीं आता। बस जगह चलो, कुछ कहना चाहते हैं गुरुदेव? 2021 में जो आपने जितना त्याग और बलिदान किया है वो कभी हम भूल नहीं सकते। आप जो भी आज आपकी वजह से है सब। अच्छा, क्या नाम है महाराज आपका? गुरुदेव, मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा है, दिल्ली से IRO से। अच्छा, बढ़िया।